नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आपको डायनों के गांव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां डायने अपने आप को जिंदा रखने के लिए नर बलि दिया करती थी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, नर बलि। 2017 के मार्च में मैंने पूरे आसाम घूमने का प्लान बनाया। मैं आसाम के सभी जिलों में घूमा। आसाम के जंगलों, पहाड़ों और नदियों की खूबसूरती ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। वहाँ के प्यारे लोग, उनकी परंपराएं बेहद ही निराली हैं। लेकिन जब मैं आसाम के सबसे पूर्वी भाग में स्थित डिंगबोई पहुंचा, तो वहाँ के जंगलों में मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। उस घटना की याद आज भी जब मेरे जहन में आती है तो मेरे अंदर तक की रूह कांप जाती है। आसाम के पश्चिमी भाग से घूमते हुए 2017 के अक्टूबर के महीने में मैं डिंगबोई पहुंचा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बेहद निराली है। इस शहर की शालीनता और स्वच्छता को देखकर मैंने यहाँ कम से कम 1 महीना बिताने का निर्णय लिया। ये शहर साइकिलिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मैंने एक साइकिल खरीद ली ताकि मैं यहाँ अपने प्रवास के दौरान साइकिलिंग कर सकूं। एक दिन मैंने लंबी दूरी की साइकिलिंग का प्लान बनाया और डिगबोई से नामरूप साइकिल से जाने का फैसला किया। वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि डिगबोई से नामरूप जाने के 2 रास्ते हैं। पहला, जो कि मुख्य रास्ता है, जिसमें अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और जिससे होकर दूरी लगभग 45 किलोमीटर होगी। और दूसरा, जंगल के रास्ते, जिसमें सड़कें अच्छी नहीं हैं और उस रास्ते से होकर दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। मैंने जंगल जाने वाले रास्ते से जाने का निर्णय लिया क्योंकि मैं शांति से प्रकृति के बीच साइकिलिंग करना चाहता था। अगले ही दिन मैंने अपनी साइकिल को दुरुस्त किया। एक बैग में मैंने कुछ पानी की बोतलें, फर्स्ट एड किट, कुछ खाने पीने की चीजें और दूसरे जरूरी सामान को रख लिया। इस जर्नी को पूरा करने में मुझे लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगने वाला था। मैं सुबह 10 बजे अपने गेस्ट हाउस से निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में मैं जंगल के अंदर था। सड़कें काफी पुरानी बनी हुई थी, जो मरम्मत के अभाव से जगह जगह टूटी हुई थी। ज्यों ज्यों मैं जंगल के अंदर प्रवेश करता जाता, जंगल और भी घना होते जाता। कहीं कहीं पर जंगली जानवरों से खतरे का साइन बोर्ड भी लगा हुआ था। जंगल घना होने के कारण दिन के वक्त भी शाम वाली फीलिंग आ रही थी। सूर्य का प्रकाश पत्तियों से छनकर बहुत ही कम मात्रा में सड़क पर पहुंच रहा था। 1.5 घंटे का समय बीत गया। साइकिलिंग के ऑडोमीटर पर 15 किलोमीटर ही दिखा रहा था और अभी 50 किलोमीटर और जाना था। कुछ दूर बढ़ने पर सड़क की स्थिति और भी खराब हो गई। मैंने रुककर पानी पिया और पुनः उस टूटे फूटे मार्ग पर चल पड़ा। सड़क की इस स्थिति के कारण मेरी रफ्तार काफी कम हो गई थी। शायद यही कारण होगा कि लोग इस रास्ते का प्रयोग अब नहीं करते। अभी तक मुझे एक भी गाड़ी इस रास्ते से आते जाते नहीं दिखी। रास्ते में कई उप सड़कें मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी, जहां किसी भी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था। जब भी कोई उप सड़क मुख्य सड़क जितना चौड़ा होता तो मुझे परेशानी होती, और इस बौद्धिक क्षमता वाले जीवों से विहीन जंगल में कोई पथ प्रदर्शन करने वाला नहीं था। मुझे खुद अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से तय करना पड़ता कि कौन सा मार्ग नामरूप को जाएगा। मैं लगातार उस घने और वीराने जंगल में उस टूटे फूटे सड़क पर अपनी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। बीच बीच में कहीं रुककर पानी पी लेता। मैंने अपनी घड़ी देखी। शाम के 3 बज रहे थे। मेरी साइकिल के ऑडोमीटर पर अभी भी 45 किलोमीटर दिखा रहा था। डिगबोई में पूरे देश की अपेक्षा सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। घने वृक्ष होने के कारण जंगल में अब अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर बाद मुझे एक चौराहा दिखाई दिया। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान मौजूद थी। मैंने अपनी साइकिल रोक दी। चाय दुकान से दूसरी तरफ सड़क के किनारे बनी पत्थर की बेंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। मेरे रुकते ही वो मुझे घूरने लगा। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। मैंने चाय दुकान वाले से ही नामरूप जाने का रास्ता पूछने का फैसला किया। मैंने अपनी साइकिल चाय की दुकान के सामने लगा दी और साइकिल से उतरकर चाय दुकान पर चला गया। चाय का दुकानदार जवान और दिखने में हट्टा कट्टा था। मैंने उससे नामरूप जाने का रास्ता पूछा। उसने मुझे बताया कि पश्चिम की तरफ जाने वाली सड़क नामरूप को जाएगी। अचानक ही मेरे पीछे से एक भारी आवाज आई।
बच्चे को झूठ पता क्यों बता रहे हो भुवन? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो भयानक सा दिखने वाला बूढ़ा मेरी साइकिल पकड़कर खड़ा था। उसने कहा, बेटा, ये पूरब का रास्ता नामरूप को जाएगा। ये दुकानदार तुमसे मजाक कर रहा है। मैंने दुकानदार की तरफ देखा। वो दांत दिखाकर मुस्कुराने लगा, जैसे जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो। मैंने कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है, सच सच बताइए। जल्दी ही रात होने वाली है और मुझे जल्दी ही नामरूप पहुंचना है। वो बूढ़ा बोल पड़ा, बेटा, यहां से पूरब की तरफ 20 किलोमीटर दूर जाने पर तुम नामरूप पहुंच जाओगे। फिर उसने चाय दुकानदार की तरफ घूरते हुए कठोर आवाज में कहा, क्यों भुवन? उस चाय दुकान वाले ने जबरदस्ती दांत दिखाते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैं पूरब की ओर चल पड़ा। करीब आधे घंटे चलने के बाद जंगल अंधेरे में डूब चुका था। जगह जगह धुंध छाई हुई थी। मैंने अपने बैग से हेडलैम्प निकालकर अपने सिर पर बांध लिया। मैंने साइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए जोर जोर से पैडल मारना शुरू कर दिया। अचानक ही एक खट की आवाज के साथ मेरी साइकिल की चेन टूट गई। मैंने अपनी घड़ी देखी। अभी 4 बजने में कुछ देर बाकी थी, यानी सूर्यास्त में अभी भी आधे घंटे से ज्यादा का समय बचा हुआ था। उस सुनसान अंधेरे और धुंध से भरी जंगल में चारों तरफ से उल्लुओं और चमगादड़ों के चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं सोचने लगा, आखिर नई साइकिल का चेन कैसे टूट गया। मैं पैदल ही साइकिल लेकर चलने लगा। अंधेरे और धुंध से भरी रात में शिकार करने वाले जंगली जानवरों का डर अब मुझे सताने लगा था। तभी मुझे लालटेन लिए कोई आते दिखा। नजदीक आने पर मैंने देखा, वो एक बूढ़ी महिला थी। उसके चेहरे और हाथ की मांसपेशियां झुर्रियों से भरी थी। वो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। मेरे समांतर आने के बाद वो अचानक ही रुक गई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बच्चे? उसकी आवाज भारी और बेहद डरावनी थी। मैंने हकलाते हुए कहा, मेरी साइकिल खराब हो गई है। क्या यहाँ आसपास में कोई दुकान है जहां मैं अपनी साइकिल ठीक करवा सकूं? उस बूढ़ी महिला ने कहा, यहाँ साइकिल की कोई भी दुकान नहीं है, पर हाँ, यहाँ से उत्तर दिशा में कुछ दूर पर एक गांव है। शायद वहां तुम्हें कोई मदद मिल सके। मैंने सोचा, इस अंधेरे जंगल से गुजरना ठीक नहीं। गांव में कम से कम रात में रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए तो फिर सवेरे मैं नामरूप चला जाऊंगा। उस महिला ने मुझे गांव जाने वाली पगडंडी दिखा दी। उस पगडंडी पर जगह जगह खेतों में जानवरों को डराने के लिए लगाया जाने वाला पुतला लगा हुआ था, जो काफी भयानक लग रहा था। लगभग 1 किलोमीटर के बाद मुझे वो गांव दिखाई पड़ा। जंगलों को काट कर गांव के चारों तरफ खेत बनाए गए थे। खेतों के बीच लगभग 10 से 15 फूस के बने घर मौजूद थे। पेड़ पौधा कम हो जाने के कारण गांव में अभी भी शाम की हल्की रोशनी बची हुई थी। यहाँ साइकिल मरम्मत की दुकान तो दूर, कोई किराने की भी दुकान मिलना मुश्किल था। ये गांव पूरा सुनसान था। कुएं के पास एक बूढ़ी महिला बैठी थी। मैंने उससे पूछा, यहाँ रात में ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? उसने अपने हाथ से गांव के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित एक घर की तरफ इशारा किया। गांव के किसी भी घर में कोई लालटेन या रोशनी नहीं जल रही थी, सिवाय उस एक घर के जिसकी तरफ उस महिला ने इशारा किया था। ये एक खपरेल की बनी घर थी, जिसकी दीवारें ईंट की बनी थी। उस घर के सामने बरामदे पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जो देखने में काफी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें काफी अंदर तक धंसी हुई थी। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे और उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। इस गांव का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं लाचार था। मैंने उस महिला से पूछा, क्या मुझे यहाँ रात में ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? उस महिला ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैंने अपनी साइकिल वहीं बरामदे पर लगा दी और उस महिला के पीछे चला गया। लालटेन लेकर वो मुझे एक कमरे में ले गई, जिसमें एक बेड लगा हुआ था। कमरे में कई सामान अस्त व्यस्त पड़े थे और दीवारों पर जानवरों की खाल टंगी थी। उस बूढ़ी महिला ने लालटेन वहीं रख दी और चली गई। मैं काफी थका हुआ था।
मैंने अपने बैग से खाने का सामान निकाला और खाने के बाद सो गया। नींद में मैं एक डरावना सपना देख रहा था। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने उस बुढ़िया को मेरे चेहरे के ऊपर झुक कर मुझे घूरते हुए पाया। ना जाने वो मुझे कब से घूर रही थी। मैं डर के मारे लगभग चिल्ला पड़ा। उसने कहा, क्या हुआ बच्चे? मैंने अपने आप को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं एक भयानक सपना देख रहा था। फिर वो खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। बेड के बगल में टेबल पर एक थाली में एक मरा हुआ पूरा खरगोश रखा था। मुझे उसे देखकर उल्टी जैसा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खरगोश को जिंदा ही आग में पका दिया गया था। मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, शुक्रिया, मैं शाकाहारी हूं और मांस नहीं खाता। मैंने अपने साथ ही कुछ खाना लाया था जिसे मैं खा चुका हूं। वो बुढ़िया अपने फटे होंठ पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाते हुए खाना लेकर चली गई। अभी शाम के 8 ही बज रहे थे। मैं फिर से सो गया। आधी रात को मेरी नींद दोबारा खुली। बाहर से कुछ अजीब सी मुंह से किलकिलाने की आवाज आ रही थी। मैं बाहर देखने के लिए बेड से उतरा और अपना जूता पहनने लगा, पर मेरा एक जूता गायब था। मैंने लालटेन लेकर बेड के नीचे देखा। जूता बेड के नीचे नहीं था, पर तभी मेरी नजर बेड के नीचे मौजूद एक ऐसी चीज पर गई जिससे मेरे रोम रोम में कपकपी फैल गई। बेड के नीचे कई नरमुंडे रखे हुए थे। मैंने जल्दी से जूता पहना और दरवाजे के कमरे के पास गया। दरवाजा बाहर से लॉक था। मेरे अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था। दरवाजे में मौजूद एक छेद से मैंने बाहर देखने की कोशिश की। मैंने जो दृश्य देखा वो काफी अजीब था। घर के सामने आग की लपटें जलाई गई थी। आग को चारों ओर से घेर कर करीब 10 से 15 बूढ़ी महिलाएं नंगी होकर नृत्य कर रही थी और अपने मुंह से किलकिलाने की आवाज निकाल रही थी। तभी उनकी सरदारनी ने सभी को रुकने का इशारा किया। मैंने गौर से देखा, ये वही बूढ़ी महिला थी जिसके यहां मैं रुका हुआ था। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आज कई दिनों बाद हम शैतानी देवी को नरबलि चढ़ाएंगे और नर मांस का भक्षण भी करेंगे। ये लड़का काफी हट्टा कट्टा है। शैतानी देवी काफी प्रसन्न होंगी। फिर वो सारी महिलाएं पुनः खुशी से नाचने और किलकिलाने लगी। ये सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आखिरकार मुझे पता चल चुका था, मैं एक डायनों के गांव में फंस चुका हूं। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, दरवाजा तोड़कर भागना। मैंने दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लात मारी। दरवाजा नहीं टूटा, लेकिन उन डायनों के किलकिलाने की आवाज बंद हो चुकी थी। मुझे लगा उन डायनों को पता चल गया होगा। मैंने जल्दी से दोबारा उस दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लात मारी और दरवाजा टूट गया। लेकिन मेरे सामने अपनी आंखें फाड़े मुझे घूरते हुए 10 से 15 डायन खड़ी थी। मैंने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी। उस डायन की सरदारनी ने चिल्लाते हुए कहा, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। सारी डायनें एक अजीब सी आवाज निकालते हुए मेरे पीछे दौड़ने लगी। आसमान में एक बड़ा सा लाल चांद दिख रहा था जिसकी लाल रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे आश्चर्य हुआ। वो सारी डायनें हंसने और गिलगिलाने की आवाज निकालते हुए उछल कूद कर मुझसे काफी तेज दौड़ रही थी। मैं गांव के खेतों को पार भी नहीं कर पाया कि उन डायनों ने मुझे वहीं खेत में ही दबोच लिया और मेरे हाथ पैर बांध दिए। उन डायनों ने मिलकर मुझे उठा लिया और गांव के पूर्वी हिस्से में पीपल के पेड़ के नीचे बने एक चबूतरे पर जाकर पटक दिया। शायद यहां नर बलि दी जाती होगी। फिर मेरी गर्दन को बलि देने वाले लकड़ी की बनी एक संरचना पर रखकर उस पर से एक खूंटी लगा दी। डायनों की सरदार ने एक धारदार तलवार से मेरे ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गांव में आग लग गई। सभी डायनें विचलित होकर किकियाते हुए अपने अपने घरों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। सरदार ने भी तलवार फेंककर अपने घर को बचाने के लिए भागी। तभी पीपल के पेड़ के पीछे से एक नकाब पहना व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने उस बलि देने वाली संरचना से खूंटी निकालकर मेरी गर्दन को आजाद कराया। फिर मेरे हाथ पैर खोल दिए और मुझे अपने साथ भागने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा। जंगल में हम करीब 1 घंटे तक भागते रहे। फिर एक गांव आया। यहाँ करीब 50 से अधिक घर होंगे।
सभी घरों के बरामदे पर लालटेन जल रही थी। वो मुझे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपना नकाब हटाया। मैं उसे देखकर चौंक गया। ये भुवन था, वही चाय वाला जो मुझे उस चौराहे पर मिला था। उसने मुझे बताना शुरू किया, उस बुढ़े ने तुम्हें गलत रास्ता बताया था। वो बूढ़ा डायनों का एक दलाल है। वो लोगों को गलत रास्ता बताकर उन्हें डायनों के गांव की तरफ भेजता है। उसने तुम्हारे साइकिल की चेन में एक रासायनिक पदार्थ लगा दिया था, जिससे कुछ ही देर बाद तुम्हारे साइकिल की चेन टूट गई और तुम उन डायनों के चंगुल में फंस गए। मैं वहां चौराहे पर चाय की दुकान चलाता हूँ। सभी डायनें मुझे जानती हैं। अगर उस समय मैं उस दलाल का विरोध करता तो सारी डायनें मेरे पीछे पड़ जाती। मैं छुपकर उन राहगीरों की मदद करता हूँ जिसे वो दलाल डायनों के गांव की तरफ भेजता है। मैं नकाब लगाता हूँ ताकि मुझे कोई डायन पहचान ना सके। कई बार मैं लोगों की जान बचाने में सफल रहता हूँ, पर कई बार राहगीर मारे भी जाते हैं। आज मैं तुम्हें बचाने उस डायन गांव में पहुंचा तो वे लोग तुम्हें बांधकर बलि देने ले जा रहे थे। मैंने चुपके से एक घर में आग लगा दी और तुम्हें बचाने में कामयाब रहा। मैं अभी भी कांप रहा था। उसने मुझे आराम करने के लिए कहा और वादा किया कि अगली सुबह वो मुझे अपनी घोड़ा गाड़ी से नामरूप पहुंचा देगा। तो ये थी हमारी आज के डायनों के गांव की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव या कोई कहानी है या कोई आप बीती है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल पर लिखकर ज़रूर भेजें ताकि मैं वो कहानी सभी के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।